बच्चों, आज क्लास 4th की आधुनिक विज्ञान आप लोग के सामने प्रथम चैप्टर पौधों की वर्गीकरण। बच्चों, तो इसके बारे में पौधा के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वातावरण में उगते हैं पौधे समस्त संसार में पाए जाते हैं। कुछ पौधे जल में उगते हैं तो कुछ भूमि पर। देखिए, पौधे हर जगह उगता है, कुछ तो भूमि पर भी उग जाता है, कुछ जल में भी उगते हैं। पौधे हम छोटे देखते हैं या बड़े देखते हैं। कुछ पौधे ठंडे प्रदेशों में उगते हैं तो कुछ मरुस्थल में भी उगते हैं। देखे होंगे कुछ बर्फ़, जहाँ आपने घूमने गए होंगे जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, वहाँ भी छोटे छोटे पौधे हमें दिखाई देता है। और गर्म प्रदेशों में भी हमें दिखाई देता है, जहाँ मरुस्थल होता है, जहाँ रेत ही रेत होता है, उस स्थान पर भी छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई देता है, जहाँ कोई सजीव भी रहता है या नहीं भी रहता है। लेकिन मरुस्थल में भी कुछ कुछ कीट पतंगे या लिजार्ड, ये सब वह भी निवास करते हैं। निवास स्थान के आधार पर पौधों को दो भागों में विभक्त करते हैं। आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पौधे को दो भाग क्या हुआ, एक स्थलीय भाग और दूसरा जलीय भाग। जलीय भाग में आइए, जल में डूबे हुए पौधे यानी कि जल के अंदर जो रहते हैं वह जल के अंदर ही पनपते रहते हैं। दूसरा हुआ तैरते हुए पौधे, जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा इत्यादि। कुछ अस्थिर पौधे भी होते हैं जो जलीय पौधे कहलाते हैं। उसके बाद आइए इधर स्थलीय पौधे, जो ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं, कुछ मैदानी क्षेत्र में, और गर्म आर्द्र जलवायु के पौधे, कुछ मरुस्थल के पौधे, और कुछ होते हैं जो दलदली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। देखिए, अब हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं पौधों का निवास स्थान जो होती है उसकी कौन कौन सी कारक होती है, वह किस किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों, देखते हैं जलवायु और मिट्टी पर सबसे पहले, दूसरा है भोजन तथा जल की उपलब्धता पर, तीसरा है शत्रुओं से बचाव के कारण। तो अब हम इसके बारे में हम देखते हैं आगे। स्थलीय पौधे। अब बताइए, स्थलीय पौधे वे होते हैं जो भूमि पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं बच्चों? भूमि पर उगते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनुकूलन में विभिन्न प्रकार के स्थलीय पौधे उगते हैं। जैसे स्थलीय पौधे देखिएगा, घास है या खरपतवार अपने आप जो भूमि पर उगते हैं, या हम सब्जियां उगाते हैं, ये सभी हुए। अब आइए ठंडी जलवायु के पौधे। ऊटी, कश्मीर, दार्जिलिंग जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। कश्मीर में भी ठंड बहुत होती है, कुछ क्षेत्र में तो बर्फ़ भी गिरती है। वो जहाँ उगने वाले पौधे ठंड तथा हिमपात में जीने के योग्य होते हैं, जहाँ पर यानी बर्फ़ हमेशा गिरते रहते हैं। हिम मतलब बर्फ़, अपात मतलब गिरना। जहाँ हिमपात होता है वहाँ पर भी यह पौधे उगते हैं। लेकिन फूलों के स्थान पर उनमें कोन उगते हैं। क्या उगते हैं? कोन उगते हैं। इसीलिए इन्हें केनिफर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केनिफर कहते हैं। कोन में बीज होते हैं। कोनिफर पौधों में सुई के आकार की पत्तियां होती है। जो क्या होती है? सुई का आकार का पत्ती क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का उस पर कोई असर नहीं होता। जो कठोर वातावरण तथा ठंड, वह बर्फ में भी क्या होता है? जीवित रह सकती है। वृक्षों की ढालू आकृति बर्फ को आसानी से फिसलने देती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपने समझा। इसके बाद हम देखते हैं ऐसा कौन कौन सी पौधे हैं। जैसे चीड़ हुआ,
स्प्रूस हुआ, केदार हुआ, फर, केनिफर, ये सभी। इनकी पत्तियां वर्ष भर रहती है, पूरी वर्ष। जैसे कहीं कहीं आप देखते हैं कि बसंत ऋतु में पत्तियां झड़ जाती है यानी हट जाती है, फिर नए पत्ती आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सदाबहार वृक्ष। स्प्रूस का उपयोग क्रिसमस ट्री बनाने में होता है, जो कि हम लोग दिसंबर की माह में मनाते हैं। ओक वृक्ष, वीच जैसे पौधे ठंडे से बचने के लिए अपनी पत्तियां क्या करती है? गिरा देती है। नई पत्तियां बसंत में उगती है, जिसको क्या कहते हैं? पतझड़ वन कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ फोटो दिया गया है। मेपल, ओक, चीड़, ये सभी का फोटो दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैदानी भागों के पौधे। मैदानी भागों में कैसे कैसे पौधे होते हैं? मैदानी भागों में मध्यम जलवायु की परिस्थितियाँ होती हैं। मैदानों में उगने वाले पौधे अधिक गर्मी पसंद करते हैं। ये मैदानी भाग में जो भी पौधे उगेंगे उनको गर्मी अधिक पसंद है उस पौधे को। इनमें से अधिकांश वृक्ष शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए अपनी पत्तियां क्या करते हैं बच्चों? गिरा देते हैं, और बसंत में नई पत्तियां उग जाता है। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो पौधे फरवरी से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर मार्च आते आते उनके ऊपर क्या होते हैं? पत्ते लगना शुरू हो जाता है। आम, पीपल, शीशम, बरगद, ये सभी जो हैं ऐसे वृक्षों के उदाहरण हैं। इनकी जड़ें लंबी और शाखाएं क्या होती है? बहुत अधिक घनी होती है। ये याद रखने योग्य है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, जैसे छोटे पौधे क्या कहेंगे? चमेली, सरसों, गेहूं, जो आप खेतों में गेहूं की फसल देखा होगा, सरसों की देखा होगा। अब बच्चों हम देखते हैं थर्ड, जो गर्म और आर्द्र जलवायु के पौधे। कुछ पौधे समुद्र तट पर गर्म आर्द्र जलवायु में क्या करते हैं? उगते हैं। इन पौधों में बहुत सी पत्तियां होती है। क्या होती है? बहुत सी पत्तियां होती है। ये शीत ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन कहलाते हैं। ऐसे क्या हुआ? जैसे नारियल, क्या हुए बच्चों? नारियल, काली मिर्च, रबड़, टीक, इस प्रकार के जलवायु में उगने वाले पौधे हैं। इसके आगे हम चलते हैं, कुछ पौधों के बारे में और हम पढ़ते हैं। जैसे रेगिस्तानी पौधे, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं मरुस्थलीय पौधे भी हम कहते हैं। ये पौधे किस क्षेत्र में होगा? रेतीली क्षेत्र में, क्योंकि मरुस्थल में रेत ही रेत होता है। ये पौधे रेतीली क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जहाँ जलवायु गर्म और क्या होती है? शुष्क होती है, तथा वर्ष भर बहुत कम जल प्राप्त होती है। यानी कि वहाँ पर क्या होती है? जल की बूंदें कम गिरती है, यानी वर्षा कम होती है। ये पौधे शुष्क पौधे भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? शुष्क पौधे। छेद वाली नाशपाती, खजूर, कैक्टस, नागफनी, ये सब क्या है? मरुस्थल के प्रमुख पौधे हैं। आगे हम देखते हैं, मरुस्थलीय पौधों में बहुत कम पत्तियां होती हैं। जो हमने देखा था पतझड़ में या सदाबहार वन में, जिसमें क्या बहुत अधिक पत्तियां होती थी, लेकिन मरुस्थलीय में कम पत्तियां होती है। कुछ हम इसके आगे देखते हैं, कुछ पौधे की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे इनमें जल की कम हानि हो सके, यानी जल कम खत्म हो सके। इनके तने मोटे तथा घने होते हैं। तना आप समझते हैं? जो जड़ के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। यह पौधे का भोजन बनाने के लिए पत्तियां काम में करती हैं। और मरुस्थल में अनेक कांटेदार पौधे
झाड़ियाँ भी उगती है। मरुस्थल में अक्सर आप देखेंगे जहाँ पर कांटेदार पौधे होंगे या घनी झाड़ियाँ होती है। इसके आगे हम पढ़ते हैं दलदली क्षेत्रों के पौधे। दलदली क्षेत्र की मिट्टी क्या होती है? चिपचिपी होती है और चिकनी होती है, यानी एक दूसरे को पकड़ लेती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी होने के कारण जड़ें क्या करती है बच्चों? जड़ें श्वसन नहीं कर पाती है तथा वे भूमि के ऊपर उगती है। ठीक है, ये श्वसन क्या कहलाते हैं? ये श्वसन जड़ कहलाती है। इसको क्या कहते हैं हम? श्वसन जड़। सुंदरबन के कुछ उदाहरण, सुंदरबन डेल्टा जो आपकी गंगा नदी पर बनी है वहाँ के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं? मैंग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैंग्रोव कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जलीय पौधों के बारे में। अब आगे हम जो जलीय पौधे के बारे में हम पढ़ते हैं इसके बारे में देखिए। जलीय पौधे, जल में उगने वाले पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं। आपको हम पहले भी इसके बारे में बताया था। विश्व में सर्वप्रथम उगने वाले पौधे जलीय पौधे ही थे, यानी विश्व में सबसे प्रथम कौन से पौधे आए थे? जलीय पौधे आए थे, इसके अलावा कोई भी नहीं था। जलीय पौधे भी 3 प्रकार के होते हैं: मुक्त तैरने वाले, अस्थिर और जल के अंदर वाले पौधे। सबसे पहले हम वर्णन करते हैं मुक्त तैरने वाले पौधों के बारे में। जल की सतह पर मुक्त तैरने वाले पौधे तैरने वाले जलीय पौधे कहलाते हैं। वे तैर सकते हैं। ये पौधे क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं, स्पंजी होते हैं और वायु से भरे होते हैं। इनके तने क्या होता है? नरम और छोटे होते हैं तथा इनकी जड़ें कहाँ रहती है? जल की तली की मिट्टी में स्थिर नहीं होती है, वह भी पानी के बीच में ही होती है। अब आइए, इनकी पौधों पर मोम की पतली परत होती है। इन्हें क्या कहते हैं हम? वाटर प्रूफ भी कह सकते हैं, यानी इस पर पानी का कोई भी असर नहीं होता है तथा जल में गलने से इसको क्या करती है? बचाती है। जैसे हम जानते हैं डकवीड तथा सिंघाड़ा, वाटर हाइसिंथ मुक्त तैरने वाले क्या हैं? ये सब पौधे का नाम है। हरे कवक जो समुद्र की काई कह सकते हैं कि छोटे धागे के समान तैरने वाले पौधे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या हम पढ़ते हैं बच्चों? जैसे अस्थिर जल, अस्थिर जलीय पौधे। अस्थिर जलीय पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे। इन पौधों की जड़ें तालाब के तली में मिट्टी में क्या होती है? धंसी रहती है तथा इनकी पत्तियां क्या होती है? जल की सतह पर तैरती रहती है। ठीक है, इन पौधे के तने लंबे तथा क्या होता है? खोखले होते हैं, यानी बीच में कुछ भी नहीं रहता है। जैसे क्या हो गया? वाटर लिली, कमल के पौधे आप लोगों ने देखा होगा। ये पत्तियों के ऊपरी सतह पर बड़े रंध्रों द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जिस प्रकार से हम लोग श्वसन करते हैं, यानी मानव या कोई भी जीव जंतु जो श्वसन करते हैं, उसी तरह से क्या करते हैं? पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कमल के तने को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कमल ककड़ी कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम इसके आगे पढ़ते हैं। क्या है? जल के अंदर रहने वाले पौधे। जल के अंदर भी कुछ पौधे होते हैं जो हम लोग कभी देखे होंगे या नहीं भी। कुछ पौधे जल के अंदर उगते हैं। क्या होते हैं? कुछ पौधे जल के अंदर उगते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती है? पतली, लंबी
और छेद रहित, यानी छेद इसमें नहीं होता है। ये अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, ठीक है, तथा जल को साफ रखने में सहायता करते हैं। अब पौधा हमारे जल को भी साफ करते हैं, जो कौन होता है, जल के अंदर रहते हैं। इनकी जड़ें क्या होती है, चिपचिपी मिट्टी में स्थिर रहती है। और क्या होता है बच्चों, जैसे पोर्टवीट, टेप। इसके आगे आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्रास, हाइड्रिला तथा बेलिस्निया आदि जल के अंदर उगने वाले क्या है, मुख्य पौधे का नाम है, ठीक है। ये पौधे कहाँ पाई जाती है, एक्वेरियम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके आगे हम देखते हैं कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे किसको कहते हैं बच्चों, आप नाम से समझ जाते होंगे। जैसे कीटभक्षी पौधे में क्या हुआ, जो कीट को भक्षण कर जाते हैं, जैसे बीनस फ्लाईट्रैप, सैंडीप, फीचर प्लांट में हरी पत्तियां होती हैं, हर पौधों की जैसा, जो उनके लिए भोजन बनाती है। लेकिन ये जहाँ उगते हैं वहाँ इन्हें आवश्यकता अनुसार खनिज क्या होता है, नहीं मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या होता है, खनिज जब नहीं मिलता है, खनिजों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, भोजन के रूप में कीटों को ही क्या करते हैं, खा जाते हैं। इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी कहलाते हैं। समझ गए होंगे। इन पौधों की पत्तियां के दो आधे आधे भाग होते हैं। कितना होते हैं, दो आधे आधे भाग होते हैं, ठीक है। जब कोई कीट इसके अंदर की ओर जाता है तब दो आधे भाग क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, और तथा कीट इसके अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे देखिए परजीवी पौधे, यानी जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है। कौन सी पौधे, परजीवी पौधे। मशरूम, अमरबेल, फफूंदी में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी वे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। इसमें हरे रंग नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये दूसरों पौधों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। इसी के कारण ये पौधे क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। इसके आगे देखेंगे बच्चों, इसके आगे क्या है, शाक परिवार। शाक परिवार के बारे में हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ते चलते हैं। क्या होता है शाक परिवार, अब हम देखेंगे। जो क्षेत्र न अधिक सूखा हो, क्या होता है, जो क्षेत्र न अधिक सूखा हो न अधिक आर्द्र होता है, वहाँ घास बहुतायत मतलब अधिक मात्रा में मिलती है। घास को वृक्षों तथा झाड़ियों की तरह अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसे भी अधिक जल चाहिए। जब जल नहीं होता है तो घास क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। आप लोग खेत में भी देखे होंगे, जब वर्षा होती है तो यह क्या हो जाते हैं, फिर से हरा भरा हो जाते हैं, यानी पुनः उगाते हैं। अब आगे देखते हैं, धान, गेहूँ, बाजरा, गन्ना तथा बांस क्या है, ये सब आपको शाकीय पौधे हैं, ये याद रखेंगे। यह हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक भी होते हैं। देखिएगा कैसे, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा गन्ने जैसे शाक हमें क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। बांस सबसे लंबा शाक है। कैसा है, इसको आप याद रखेंगे। हम बांस से कुर्सियाँ, टोकरियाँ, झाड़ू इत्यादि बनाते हैं। कुछ शाकीय पौधे का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, यानी जब हम बीमार पड़ते हैं तो भी इसका उपयोग होता है। कुछ शाक पौधे की जड़ें मृदा संरक्षण में भी काम आता है, यानी कि मिट्टी को रोक कर रखता है। शाक पौधों का प्रयोग पदार्थों की पैकिंग में भी काम में आती है।
बांस का प्रयोग कागज बनाने में भी किया जा सकता है और कागज को ऐसे गन्ने से भी बनाया जा सकता है, जिसका रस निकालकर हम लोग क्या करते हैं, काम में ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ फोटो दिया गया है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बांस। हाँ बच्चों, तो यह जो मेरा लेसन समाप्त हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पढ़ने के बाद इस आपने पुस्तक से होमवर्क करने के बाद अपने टीचर से अवश्य सिग्नेचर कराएं।